हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह वायुमंडल की, चाहे वायुमंडल का संगठन ही हम पढ़ेंगे, लेकिन लेक्चर यह तीसरा है। वायुमंडल के टॉपिक का या तो एक तरह से देखा जाए यह भूगोल का एक नया पेपर है या नया प्रश्न पत्र है। और जब भूगोल का नया पेपर है तो इसकी हम जो प्लेलिस्ट बना रहे हैं इसमें यह तीसरा क्लास हमारा स्टार्ट हो रहा है आज। और जब इसमें हमारी यह तीसरी क्लास स्टार्ट हो रही है तो इस तीसरी क्लास में हम क्या पढ़ेंगे उसको तो बताएंगे ही, लेकिन तीसरी क्लास से पहले जो चीज़ पढ़े हैं उसको ठीक है, तीसरी क्लास से पहले जो चीज़ पढ़े हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो हम पहले चर्चा, पंखा बंद कर दीजिए। ठीक है, तीसरी क्लास से पहले जिन चीज़ों का हमने अध्ययन किया है उसकी यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे पहली क्लास में हमने पढ़ा क्या। तो पहली क्लास जो हमारी थी उसमें हमने पढ़ा वायुमंडल का अर्थ किसे कहते हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल है क्या, इन सारी चीज़ों का हमने अध्ययन किया। ठीक है, तो वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, वायुमंडल की गैसों की विशेषता क्या होती है, वायुमंडल कहाँ तक विस्तृत है, वायुमंडल का घनत्व कहाँ तक अधिक है, कहाँ तक कम है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हमने किया। दूसरी क्लास में हमने अध्ययन किया वायुमंडल का संगठन। और जब वायुमंडल के संगठन का हमने अध्ययन किया तो उस संगठन में देखेंगे कि कौन कौन सी गैसें थी। तो नाइट्रोजन थी, ऑक्सीजन थी, आर्गन थी, उसके बाद हीलियम, नहीं आर्गन के बाद कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, उसके नियान, हीलियम, और उसके बाद से ओजोन और हाइड्रोजन। ये गैसों का हमने अध्ययन किया। ये क्या करें, ये गैसें मिल करके हमारे वायुमंडल का निर्माण करती हैं। लेकिन इन गैसों के अलावा भी धूलकण, जलवाष्प इत्यादि पाए जाते हैं। और जलवाष्प के बारे में तो हमें इतना ज़्यादा याद रखना है कि जलवाष्प वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील है। सबसे अधिक यदि किसी में परिवर्तन होता है वायुमंडल में तो जलवाष्प में परिवर्तन होता है। इसकी मात्रा 2 से 4% होती है, कभी 2% हो जाता है, कभी 4%। मतलब सबसे ज़्यादा परिवर्तन जलवाष्प के अंतर्गत होता है। वायुमंडल का सबसे अधिक परिवर्तनशील तत्व कौन सा है, तो जलवाष्प है। ये नहीं कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, जलवाष्प होगा। इसके अलावा धूलकण भी मिलकर के हमारे वायुमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और कल हम जिन जिन गैसों की, जो कि संगठन में तो गैसें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन संगठन में कुछ महत्वपूर्ण गैसें हैं, वे गैसें क्या कर रही हैं, हमारे वायुमंडल का निर्माण कर रही हैं, लेकिन उनकी अलग अलग विशेषताएं, और उन अलग अलग विशेषताओं की भी हमने चर्चा किया। तो सबसे पहले हमने किसकी बात किया, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है। यह अन्य तत्वों के साथ क्रिया नहीं करता है, लेकिन मिट्टी के साथ क्रिया करके मिट्टी में स्थिर हो जाता है। यदि वायुमंडल में इसकी कमी हो जाए, चाहे यह न रहे, तो वायुमंडल में लग जाए आग तो उसको हम बुझा नहीं सकते। ठीक है, यह क्या करता है, एमिनो अम्ल का निर्माण करता है, एमिनो एसिड का निर्माण करता है। भोजन के लिए क्या करता है, प्रोटीन उपलब्ध कराता है, और वही प्रोटीन हम भी खा लेते हैं भोजन के रूप में। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह कौन सा, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की कमी हो जाने से हम क्या करते हैं, यूरिया का छिड़काव करते हैं। कुछ जो द्विबीजपत्री फसलें होती हैं, जैसे दाल, जितनी भी दलहनी फसलें सब द्विबीजपत्री, जिसमें 2 मतलब बीज तो एक ही होता है, लेकिन उसको यदि देखा जाए, छिलका हटा दिया जाए तो 2 भाग में बढ़ जाएगा आसानी से। तो इस तरह से क्या करते हैं, उन फसलों को हम लगाते हैं जिसे दलहनी फसल कहते हैं, तो भी नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। और कई साल लगातार हम दलहनी फसलों को लगा दें तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की आपूर्ति इतनी अधिक हो जाएगी कि हम वहाँ पे दूसरी फसलों का उत्पादन कर ही नहीं पाएंगे, कोई भी फसल नहीं उत्पादन कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ों की हमने चर्चा किया किसमें, नाइट्रोजन के अंतर्गत। उसके बाद हमने चर्चा किया किसका, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की यदि बात करते हैं तो ऑक्सीजन 20.94%, जो दूसरी सर्वाधिक मात्रा में गैस है। और उसकी विशेषता क्या है, यह प्राणी जगत के लिए जीवनदायिनी गैस है। इसकी अनुपस्थिति में हम आग नहीं जला सकते, पहले की अनुपस्थिति में आग बुझा नहीं सकते, दूसरी की अनुपस्थिति में आग जला नहीं सकते, इसलिए इसे ईंधन गैस कहते हैं, इसे प्राणवायु कहते हैं। और तीसरी गैस की हमने बात किया था आर्गन। तो आर्गन का कोई विशेष महत्व नहीं है, बस पूछा जाएगा कि कितनी मात्रा में पाई जाती है और अस्थायी है कि परिवर्तनशील है। और इसके बाद हमने बात किया था कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो अति महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि पृथ्वी का सबसे पहले तापमान की हम बात करते हैं तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा न रहे तो पृथ्वी का तापमान -100 डिग्री के आसपास होता। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए पृथ्वी की निचली सतह में पाई जाती है, जिसकी वजह से जैवमंडल का निर्माण हुआ है।
क्योंकि तापमान लगभग पादपों के अनुकूल रहता है, इसलिए पादप यहाँ पे जन्म लिए और कार्बन डाइऑक्साइड है इसलिए क्या किए, शोषण किए, और जब शोषण किए तो वह क्या किए, अपना भोजन बनाए तथा हमारे लिए ऑक्सीजन भी दिए। ठीक है, और यदि कार्बन डाइऑक्साइड न रहे तो पृथ्वी पर जो भी बर्फ और यदि है तो वह क्या हो जाएगा, हिम के रूप में बदल जाएगा, बर्फ के रूप में बदल जाएगा, तो बड़ा जीवन दुष्कर हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसका अध्ययन किया। उसके बाद अगली 2 गैसों की मैंने बात किया था कि 2 गैसों का हमें अध्ययन करना है। 2 गैसें, संगठन में 2 गैसें, और मात्र आज उन्हीं 2 गैसों पे मैं चर्चा करके क्लास को ओवर कर दूंगा। कल हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना, और संरचना को भी 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं जिस गैस का आज हमें अध्ययन करना है, उस गैस को हम नाम क्या दिए हैं, तो उसका नाम होगा ओजोन। इसका नाम क्या होगा, ओजोन। और ओजोन को लिखा क्या जाता है, O3, और जो O3 लिखा जाता है तो यह कैसे होता है, O3 बराबर होता है O प्लस O प्लस O। ठीक है, O प्लस O बराबर क्या होता है, O3 का निर्माण होता है। मतलब ओजोन है क्या, तो ऑक्सीजन के 3 छोटे या ऑक्सीजन के 3 अणुओं से या परमाणुओं से भिन्न करके क्या हुआ है, ओजोन का निर्माण हुआ है। तो यह ओजोन गैस है। ओजोन गैस तो समझ में आ गई कि कैसे बनी, लेकिन अब हम आगे चलते हैं ओजोन की विशेषता के ऊपर। तो ओजोन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, हमें लगता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा यदि क्वेश्चन किसी गैसों से पूछा जाता है तो वह ओजोन है। और ओजोन से देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उन्हीं को हम एक एक लाइन में आपके सामने रखने का काम करते हैं। पहले लिख लेते हैं सारी चीज़ों को, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओजोन की अवस्थिति पे हम चर्चा करेंगे। क्या अवस्थिति पे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, तो पाई जाती है कहाँ पे, समताप मंडल में। समताप मंडल में पाई जाती है। पहली विशेषता क्या हो गई, ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। और समताप मंडल है कहाँ पे, वायुमंडल की दूसरी परत है। लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा कि समताप मंडल में भी कहाँ पे पाई जाती है। समताप मंडल में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है ऊपरी समताप मंडल में या निचली समताप मंडल में। कभी कभी पूछा जाता है ऊपरी समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है या निचली समताप मंडल में, तो लिखेंगे समताप मंडल के निचले हिस्से में, निचले हिस्से में, निचले भाग में। समताप मंडल के किस भाग में पाई जाती है, निचले भाग में पाई जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन यहां से आ जाएगा आपका, ऊंचाई कितनी होती है इसकी, कितनी ऊंचाई पर यह गैस पाई जाती है, कौन सी, ओजोन गैस। ओजोन गैस कितनी ऊंचाई पे पाई जाती है, तो इसकी ऊंचाई आपकी हो जाएगी कितनी, आपकी 15 से 30 या 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, कितने, 15 से 30 या 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो गैस पाई जा रही है उसी गैस को हम क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। पूछा जाता है कि इस परत की मोटाई कितनी है, इस परत की मोटाई पूछ देता है। तो जो ओजोन गैस पाई जाती है यह 15 से 20 किलोमीटर मोटी परत के रूप में, मोटी परत के रूप में विद्यमान है। ठीक है, कितना किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर मोटी परत के रूप में विद्यमान है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो इसका कार्य देखेंगे, इसका कार्य क्या है। तो कार्य की यदि हम बात करेंगे तो इसका कार्य होगा सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों का अवशोषण करना। ठीक है, सूर्य से आने
वाली हानिकारक या परावैगनी किरणों का शोषण तथा पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है, तथा पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। बस मैं इतना लिख दे रहा हूँ, सुरक्षा कवच का कार्य करती है। ठीक है, देखिए कार्य क्या है, सूर्य से आने वाली हानिकारक या परावैगनी किरणों का क्या करती है, अवशोषण करती है। और जब अवशोषण करती है तो पृथ्वी के लिए क्या करेगी, सुरक्षा कवच का कार्य करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो इसका क्षरण लिखेंगे, ओजोन का क्षरण लिखेंगे, ओजोन का क्षरण। ओजोन का क्षरण कैसे हो रहा है, तो क्षरण की यदि हम चर्चा करेंगे, क्षरण का कारण, ठीक है। क्षरण का कारण क्या है, CFC। क्षरण का जो कारण है वह आपका है CFC, मतलब क्या, फ्लोरो कार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत क्या है, इसके यदि हम स्रोत की बात करेंगे तो इसका स्रोत क्या हो जाएगा, इसका स्रोत हो जाएगा प्रशीतलक। जैसे क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, AC हो जाएगा इत्यादि। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं, इनमें प्रशीतलकों में कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है, यहाँ पे किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे गैस जो होती है वह कौन सी गैस होती है, फ्रियान गैस का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और जब फ्रियान गैस का उपयोग करते हैं तो फ्रियान गैस का जब रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन के द्वारा कौन सी गैस निकलती है, CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो कौन सी होगी, CFC होगी। सबसे महत्वपूर्ण कौन सी होगी, CFC होगी। उसके बाद देखते हैं ओजोन परत के क्षरण का प्रभाव। ठीक है, ओजोन के क्षरण का प्रभाव देखेंगे, क्षरण का प्रभाव देखते हैं। तो ओजोन परत के क्षरण का प्रभाव देखेंगे तो प्रभाव क्या होगा, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। पहला क्या हो जाएगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। दूसरा, जंतुओं में त्वचा कैंसर, ठीक है, आंख की बीमारी आदि का जन्म होगा, आदि में वृद्धि दर्ज की जाएगी।
ठीक है, इन गैसों में क्या होगा, वृद्धि दर्ज की, अरे इन बीमारियों में वृद्धि, फेफड़े का कैंसर, आंख का कैंसर, त्वचा कैंसर मतलब त्वचा की बीमारी इत्यादि का जन्म हो जाएगा, किसके, ओजोन परत के क्षरण से। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत का सर्वाधिक क्षरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक क्षरण। सर्वाधिक क्षरण की यदि हम बात करते हैं तो सर्वाधिक क्षरण हुआ कहाँ पे, तो सर्वाधिक क्षरण हुआ है आपका अंटार्कटिका पे। कहाँ पे, अंटार्कटिका पे। ठीक है, ओजोन परत का क्षरण सर्वाधिक कहाँ पे हुआ, अंटार्कटिका पे हुआ है, या दक्षिणी ध्रुव पर, दोनों चीजें। या तो आप कहेंगे अंटार्कटिका पे, या तो कह सकते हैं कि ध्रुवों पे जो है इसका सबसे ज्यादा क्षरण हुआ है। इसके बाद यदि आगे हम चलते हैं तो भारत में इसका सर्वाधिक क्षरण कहाँ पे हुआ है, भारत में इसका सर्वाधिक क्षरण कहाँ पे हुआ है, तो इसको भी नोट कर ले रहे हैं। भारत में सर्वाधिक क्षरण, भारत में सर्वाधिक क्षरण, भारत में यदि सर्वाधिक क्षरण की बात करते हैं तो यह सर्वाधिक क्षरण कहाँ पे होता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के त्रिवेंद्रम में हुआ है, तमिलनाडु के त्रिवेंद्रम में। तमिलनाडु के त्रिवेंद्रम में हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे अब चलते हैं तो इसी चीज़ का हम चर्चा करेंगे। इसका आपको ज़रूरत हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो यदि लिख लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि ना लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, अब हम चर्चा करते हैं खूब डिटेल इस पे। और जब खूब डिटेल चर्चा करते हैं तो थोड़ी सी वीडियो 5-7 मिनट लंबी हो जाएगी, तो परेशान ना होइएगा, क्योंकि आपको सूचनाएं या तथ्य अच्छे मिल जाए तो फिर 2-4 मिनट का कोई मतलब नहीं निकल करके आता है। क्योंकि लेक्चर जब सुने रहेंगे, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो हो सकता है कि वो कहीं से क्वेश्चन आ जाए घुमा करके फिरा करके, ठीक है, तो आप भी घुमा फिरा करके सही कर लेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि खूब बढ़िया से पढ़ना है, और जब खूब बढ़िया से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बढ़िया समय भी देना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जिस गैस का चर्चा किया है उस गैस का नाम क्या है, ओजोन। ओजोन गैस किसे कहते हैं, तो यह कुछ नहीं है, बस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई है। तो ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, O2, मतलब इसमें 2 है, लेकिन इसमें जब एक और जुड़ जाएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, O3 बोलेंगे। जैसे हमने यहाँ पे O+O+O लिखा है, तो इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, या करके यहाँ पे लिख सकते हैं O2+O भी कर सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आपका O3 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं कि O2 में एक और मिल जाए तो कौन सा हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा। ठीक है, तो ओजोन गैस का निर्माण ऐसे हुआ है। तो ओजोन गैस कहाँ पे पाया जाता है, तो ओजोन गैस हमारे वायुमंडल की दूसरी परत का नाम क्या है, समताप मंडल। पहली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल। दूसरी परत कौन सी है, समताप मंडल। तीसरी परत कौन सी है, सममंडल। चौथी परत कौन सी है, विषम मंडल। ठीक नहीं, सॉरी, तीसरी परत का नाम है मध्य मंडल और चौथी परत का नाम है वायुमंडल। ठीक है, तो इस तरह से 4 परतों में जो हमारे पृथ्वी के निकट की दूसरी परत है, पहली तो क्षोभ मंडल, दूसरी कौन सी, समताप मंडल में यह पाई जाती है। तो समताप मंडल के किस हिस्से में ओजोन गैस पाया जाता है, तो समताप मंडल के निचले हिस्से में पाया जाता है। समताप मंडल के निचले हिस्से में यह ओजोन गैस की प्रधानता है। मतलब समताप मंडल की जो मोटाई है लगभग 35 किलोमीटर की है, और इस 35 किलोमीटर के निचले हिस्से में लगभग जो 15 से 20 किलोमीटर मोटी परत है, मतलब जहाँ से क्षोभ मंडल समाप्त हुआ और यहाँ समताप मंडल है, तो यहीं तक क्या पाया जाता है, ओजोन परत का ओजोन गैस का संकेंद्रण पाया जाता है, ओजोन की बहुलता पाई जाती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ओजोन परत के नाम से जानते हैं। तो कहाँ पे पाई जा रही है, ओजोन समताप मंडल में पाई जा रही है। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ओजोन गैस समताप मंडल में तो पाई जा रही है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ओजोन परत की मोटाई कितनी है, ओजोन परत की मोटाई कितनी है, तो यह 15 से 20 किलोमीटर मोटी परत है।
ठीक है। औसतन 15 से 20 किलोमीटर मोटी परत है, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है, तो यह 15 से 30 किलोमीटर या तो 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। धरातल से यदि हम चले तो 15 से 30 किलोमीटर या तो 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह परत पाई जाती है, जिसकी मोटाई निकल करके आएगी सामान्यतः 15 से 20 किलोमीटर मोटी परत। ठीक है, तो आगे जब चलेंगे हम तो अगला तथ्य निकल करके, यहाँ तक तो हमने ऊंचाई तक तो बात कर लिया, मोटाई तक भी बात कर लिया, इसका कार्य क्या है। ओजोन परत हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों नहीं मैं कल ही की क्लास में इसको समाहित कर लिया, क्यों अलग से इस पर समय दे रहा हूँ। अलग से समय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वायुमंडलीय गैस है, और जब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इसको अलग से समय दे करके पढ़ना ही उचित होगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो गई होती, फिर बोरिंग हुआ होता। अब इसको कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें दे दी जा रही हैं आपको। देखिए, सबसे पहले हम यदि बात करते हैं ओजोन परत की, तो ओजोन परत का कार्य क्या है। तो कार्य यह होता है कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं, जिसको पराबैंगनी किरणें कहते हैं, ठीक है, तो उन पराबैंगनी किरणों का क्या करती हैं, यह ओजोन सोख लेती है। जैसे यह मोटी परत है और सूर्य से आने वाली जितनी भी किरणें होंगी हानिकारक है, जो किसके लिए, जैवमंडल के लिए, जैवमंडल या बायोस्फीयर, या तो जीव जंतुओं के लिए या तो पृथ्वी के लिए, उनको क्या करता है, वह ओजोन परत सोखने का काम करता है, अवशोषित करने का काम कर रहा है। और जब सोखने और अवशोषित करने का काम करेगा तो पृथ्वी के लिए क्या हो जाएगा, सुरक्षा कवच हो जाएगा। तो पूछ दिया जाएगा कि वह वायुमंडलीय गैस कौन सी है जो पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है, तो ओजोन गैस हो जाएगी। या कौन सी परत जो पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है, तो ओजोन मंडल या ओजोन परत हो जाएगी। ठीक है, तो यह गैस जो है पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। क्यों, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें से। अच्छा, यदि सूर्य की किरणें हानिकारक जो हमारी पृथ्वी पे आ जाए, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं वह हमारे पृथ्वी पर आ जाए, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रभाव यह पड़ेगा कि हम खुजलाएंगे शरीर को, अपने खुजली हो जाएगी, मतलब दांत खाज खुजली, इसको हम कह सकते हैं त्वचा कैंसर की बीमारी। ठीक है, त्वचा कैंसर की, क्योंकि वो किरणें डायरेक्ट आके हमारी स्किन पे पड़ेंगी और स्किन को प्रभावित करने का काम करेंगी, इसलिए त्वचा की बीमारी या त्वचा कैंसर की बीमारी होती है, स्किन डिजीज जिसको कहते हैं। दूसरा यदि हम करते हैं, हमारे फेफड़े पर इसका प्रभाव पड़ता है, फेफड़े का कैंसर होता है। और तीसरा, आँख से संबंधित बीमारी, आँख की रोशनियाँ चली जाएंगी, हम देख नहीं पाएंगे। आजकल देख रहे होंगे कि कम उम्र के बच्चे ही क्या कर रहे हैं, चश्मा लगा रहे हैं, कम उम्र के बच्चे चश्मा लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यह जो है उसी परत के कम होने का या क्षरण होने का प्रभाव है। ठीक है, और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ तो यह भी है कि बच्चा पैदा हो रहा है तो हम उसको मोबाइल दे देते हैं। अब जब बच्चा इतना नज़दीक से मोबाइल देखते रहेगा शुरू से, तो उसकी आंख तो खराब होगी। तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें मिलकर के क्या कर रही हैं, चश्मा बच्चों पे लगा दे रही हैं। आगे यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसका कार्य तो हो गया कि कार्य क्या है, सूर्य से आने वाली क्या करती है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है तथा पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। लेकिन अगला इसी में इसकी विशेषता की यदि चर्चा करेंगे, तो यह जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, इसके क्षरण का प्रमुख कारण क्या है। जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, इसके क्षरण का प्रमुख कारण क्या है। जब इसके हम प्रमुख कारण की यदि चर्चा करेंगे, तो इसका प्रमुख कारण तो यह है कि जो हम एयर कंडीशनर्स का उपयोग कर रहे हैं, हेयर कंडीशनर ना समझ लीजिएगा, एयर कंडीशनर, एयर का मतलब वायु, ठीक है, मतलब प्रशीतलक या कृत्रिम तौर पे या कृत्रिम तरीके से जो हम तापमान को मेंटेन करते हैं, अपने अनुकूल रखते हैं तापमान को। चूंकि गर्मी है और गर्मी है तो एसी लगा लेंगे तो गर्मी नहीं होगा, शायद देखेंगे मेरे कुछ पसीने निकल रहे। क्यों, क्योंकि एसी नहीं लगी है, और एसी लगी होती तो क्या होता, यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन होता और हमें पसीने नहीं होते, पढ़ाने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन उस एसी का प्रभाव कहाँ पे पड़ रहा है, ओजोन पे पड़ रहा है। क्योंकि एसी में जो हम गैस का प्रयोग करते हैं, उस गैस में जब रिएक्शन की क्रिया होती है, तो रिएक्शन की क्रिया के द्वारा CFC गैस निकलती है। कौन सी, CFC गैस। और जो CFC गैस निकलती है उसी को हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। और यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब जैसे धीरे 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 वायुमंडल में ऊपर पहुंचती है, तो वो ऊपर जा करके लगभग 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जा करके जो ओजोन गैस पाई जाती है, उस ओजोन गैस के साथ रिएक्शन करते हैं, लड़ाई करते हैं।
रासायनिक क्रिया करते हैं, और जब रासायनिक क्रिया करते हैं तो ओजोन की विशेषताएं वहाँ पे समाप्त होती हैं, और जब ओजोन की विशेषताएं समाप्त होंगी तो ओजोन परत पतली होती जाएगी, और जब ओजोन परत पतली होगी तो सूर्य से आने वाली किरणें कहाँ पे आ जाएंगी, पृथ्वी तक आ जाएंगी और हमें प्रभावित करने लगेंगी। ठीक है, तो ओजोन परत के क्षरण का प्रमुख कारण क्या है, सीएफसी। सीएफसी का स्रोत क्या है, सीएफसी का स्रोत देखेंगे प्रशीतलक, फ्रिज, एसी, मतलब जो कृत्रिम तौर पे हम तापमान को मेंटेन करते हैं, या तो गिराते हैं या तो बढ़ाते हैं, तो इससे जो गैस निकलती है वही क्या होती है, सीएफसी। और इन प्रशीतलकों में जो गैस भरी जाती है उसका नाम क्या है, फ्रियान गैस है। अब तो हालांकि इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया गया है, इसके स्थान पे दूसरे गैस का प्रयोग किया जा रहा है जिसके रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा क्या हो, सीएफसी गैस का उत्सर्जन न हो। उस गैस का दिमाग में मेरे नाम नहीं आ रहा है इसलिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आगे यदि हम चलते हैं तो यह तो हो गया। अच्छा, एक अभी तो उदाहरण हुआ जिसके द्वारा क्या हो रहा है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। दूसरे की यदि हम बात करते हैं तो दूसरी गैस कौन सी होगी जिससे क्या हो रहा है, जिससे ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, तो दूसरा क्या होगा, मीथेन भी होता है और CO2 भी होता है। मीथेन और CO2 से भी ओजोन परत में क्षरण होता है। लेकिन तीसरा महत्वपूर्ण यदि हम चर्चा करें आपसे तो वह भी बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है, सुपरसोनिक जेट विमान। कौन से, सुपरसोनिक जेट विमान। जो वायुयान होते हैं, ये वायुयान कहाँ पे उड़ते हैं, समताप मंडल में। और जब समताप मंडल में उड़ते हैं तो ये क्या पे, क्षोभ मंडल से उड़ेंगे, ओजोन को क्रॉस करेंगे, और जब ओजोन को क्रॉस करके ऊपर जाएंगे तो भी इसमें रिक्तता या अल्पता देखी जाती है। किसमें, ओजोन में रिक्तता या अल्पता देखी जाती है। क्यों, क्योंकि सुपरसोनिक जेट विमान ओजोन को छेद करके ऊपर जाते हैं, ओजोन को पार करके ऊपर जाते हैं, इसलिए तो ओजोन के क्षरण को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारण है, सीएफसी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और सुपरसोनिक जेट विमान है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीएफसी है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ओजोन को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। यदि अगली गैस की हम बात करते हैं, अगली गैस की नहीं, अगली विशेषता की यदि बात करते हैं तो क्षरण का प्रभाव क्या होगा, ये जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है इसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, जैविक तत्वों के ऊपर क्या पड़ेगा, वनस्पतियों के ऊपर क्या पड़ेगा। सबसे देखेंगे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी। जो क्षोभ मंडल है, इस क्षोभ मंडल का तापमान बढ़ने लगेगा। ठीक है, क्षोभ मंडल का तापमान क्या होगा, बढ़ने लगेगा। अब बढ़ने लगेगा तो अभी हमें ग्लोबल वार्मिंग भी पढ़ना है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि। और यह होता क्या है, सूर्य की किरणें अधिक थोड़ी आती हैं, सूर्य की किरणें अधिक नहीं आती हैं पृथ्वी पे, वो तो हमेशा से अनंत काल से उतनी ही आ रही हैं और उतनी ही आती भी रहेंगी। तो कारण क्या है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, कारण यह है कि सूर्य से अभी हम आपको हीट बजट ऑफ द अर्थ भी बताएंगे कुछ समय में, जैसे टॉपिक आएगा तो उसमें खूब डिटेल चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा बस चर्चा कर दे रहा हूँ कि कन्फ्यूजन न रहे। यह होता है कि जो सूर्य से एनर्जी पृथ्वी तक आती है वह शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में आती है, मतलब लघु तरंगों के रूप में आती है। लेकिन क्या जितनी ऊष्मा हमारी पृथ्वी प्रतिदिन प्राप्त कर रही है उतनी ऊष्मा को स्टोर करके रख रही है, नहीं। यदि स्टोर करके रखती तो पृथ्वी आज आग का गोला हो जाती। तो क्या करती है, जितनी ऊष्मा प्राप्त करती है उतनी ही ऊष्मा वायुमंडल को भेज देती है। तो पृथ्वी का ऊष्मा बैलेंस रहता है। और इस स्थिति के कारण जब देखेंगे सूर्य से ऊर्जा जो आ रहा है लघु तरंगों के रूप में, लेकिन जो पृथ्वी भेजती है जिसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं, जो पार्थिव विकिरण होता है यह विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। और जब दीर्घ तरंगों के रूप में होता है तो मानव के उद्योग धंधों के द्वारा एक वायुमंडल, हमारी वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में, मतलब क्षोभ मंडल के ही ऊपरी हिस्से में एक ऐसा आवरण बन जाता है किसका, धुएं का, धुंध का, गैसों का, जिससे क्या होता है, जो दीर्घ तरंगों के लिए अपारगम हो जाता है, मतलब दीर्घ तरंगों को पार नहीं कर सकती। और जब दीर्घ तरंगों को पार नहीं कर सकती, इधर से जाने वाली एनर्जी तो नीचे आएगी, और नीचे आएगी तो क्या करेगी, पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान को बढ़ाएगी। तो जो हिमानी होंगी, ग्लेशियर्स होंगे, वो क्या होंगे, पिघलेंगे। तो बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा। हालांकि हम पृथ्वी की ऊष्मा बजट और जब ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाएंगे तो उसमें इसकी हम खूब चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इस टॉपिक को इतना ही रोकेंगे, लेकिन जो हमारी टॉपिक चल रही थी इस पर तो चर्चा करेंगे। क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो रही है। उसके बाद बात करते हैं जंतुओं में
जंतुओं में हम बात कर रहे हैं तो अपने आप को जंतुओं से आप अलग नहीं रखेंगे। हम जूलॉजी का हिस्सा है, बांटने का नहीं, क्योंकि पूरी बायोलॉजी दो ही भाग में बटी हुई है, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। यदि इसको दूसरे रूप में देखें तो फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा किसको कहते हैं? पादपों के अध्ययन को। फौना किसको कहते हैं? जंतुओं को के अध्ययन को। तो हम तो जंतु का हिस्सा है। तो जितने भी जंतु हैं या वनस्पति जाते हैं, सब पे इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा हम किसकी बात करेंगे? जंतुओं की या प्राणी जाति की बात करेंगे तो इनके त्वचा के कैंसर होंगे, आंख की बीमारी होगी, फेफड़े की बीमारी होगी। तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ता है? ओजोन परत के क्षरण का। तो हमारे त्वचा कैंसर, खुजली होगी, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आंख की रोशनी जाने लगेगी और फिर क्या? फेफड़े में कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, किसके आने से? ओजोन गैस के क्षरण होने से, हानिकारक किरणों के आने से या पराबैंगनी किरणों के आने से ये प्रभाव पड़ता है। उसके बाद इसका सर्वाधिक क्षरण, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत का सबसे अधिक क्षरण किस हिस्से में हुआ है पृथ्वी के? ओजोन परत के क्षरण, ओजोन परत का सर्वाधिक क्षरण पृथ्वी के किस हिस्से में हुआ है? चाहे वायुमंडल के किस, पृथ्वी के किस हिस्से में हुआ है? तो दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज्यादा क्षरण कहां पे हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पर या अंटार्कटिका पे। सबसे बड़ा होल जो पाया जाता है ओजोन में, या ओजोन की रिक्तता या अल्पता सबसे ज्यादा यदि पूछ दिया जाए तो यह कहां पे है? दक्षिणी ध्रुव पे या अंटार्कटिका पे पाया जाता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? सर्वाधिक क्षरण कहाँ पे हो रहा है? अंटार्कटिका या दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा होता है। क्यों होता है? होने का कारण यह है कि ध्रुवों के तरफ क्या होता है? ध्रुवों की तरफ जो वायुमंडल है वह क्षोभ मंडल या समताप मंडल वह निकट पाया जाता है। लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। और जब 8 किलोमीटर की ही ऊंचाई पे पाए जाते हैं तो वहाँ पे आर्द्रता भी अधिक होती है। और जैसे ही ये गैसें CFC जो गैस जाती है तो वहाँ पे रासायनिक क्रिया करती है, और जब रासायनिक क्रिया करती है तो उसको नुकसान पहुँचा देती है। तो सर्वाधिक क्षरण पृथ्वी पे कहाँ पे हुआ है? अंटार्कटिका पे। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था, एक बार पूछा गया था कि भारत के किस हिस्से में ओजोन परत का सर्वाधिक क्षरण हुआ है? भारत के किस हिस्से में ओजोन परत का सर्वाधिक क्षरण हुआ है? तो भारत की यदि बात पूछ दी जाएगी तो कहाँ पे होगा? त्रिवेंद्रम, तमिलनाडु का एक जिला शहर है। ठीक है, पूछा जाएगा भारत में सर्वाधिक ओजोन परत में क्षरण कहाँ पे हुआ है? तो तमिलनाडु के त्रिवेंद्रम में हुआ है। कहाँ पे? तमिलनाडु के त्रिवेंद्रम में इसका सर्वाधिक क्षरण हुआ है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम आगे चर्चा, सबसे कम पूछ दिया जाएगा तो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा होगा, वहाँ पे ओजोन का क्षरण सबसे कम हुआ है भारत में। लेकिन यदि हम भारत में पूछे कि सबसे ज़्यादा क्षरण कहाँ पे हुआ है तो तमिलनाडु के त्रिवेंद्रम में हुआ है। दोस्तों आगे बात करते हैं तो ओजोन परत को क्षरण से रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो प्रशीतलकों का उपयोग हम कम करें। पहली चीज़, प्रशीतलकों का उपयोग कम करें, और यदि उपयोग कर भी रहे हैं तो उसमें ऐसी गैस का उपयोग करें जिससे CFC का उत्सर्जन न हो। ठीक है, तो फ्रियान जो मैंने नाम लिया हो इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया गया है। उसके अब फ्रिज में उन गैसों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन उसका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। कल की क्लास में मैं देख करके बता दूंगा। ठीक है, तो यह तो हो गया दोस्तों ओजोन। और आप देख रहे हैं कि वायुमंडल में जितनी गैसों का हमने अध्ययन किया, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी है? ओजोन। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से, हर लाइन में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर लाइन में एक क्वेश्चन। और एक चीज मैं भी ये भी बता दे रहा हूँ कि यदि ये क्लास आप मेरा देख लिए हों तो किसी भी स्तर की परीक्षाओं में आप बैठ रहे हो और ओजोन से क्वेश्चन पूछ दिया, गलत नहीं हो सकता है यदि आप सही से पढ़ के आए हो तो। ठीक है, वे सारे चीज इसमें आपको मेंशन किए गए। अगली गैस की बात करते हैं तो अगली गैस की बस हम चर्चा कर लेंगे। महत्वपूर्ण गैस है लेकिन बस चर्चा कर लेते हैं। गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन। गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जो गैस पाई जा रही है वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में सबसे हल्की पाई जाती है। वायुमंडलीय गैसों में सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। इसलिए यह वायुमंडल में सबसे ऊपर पाई जाती है। इसकी ऊंचाई 1100 किलोमीटर से ऊपर होती है। ठीक है, तो पूछा जाए कि वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। इसीलिए सबसे ऊपर पाई जाती है। इसकी ऊंचाई लगभग जो होता है 1100 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह आज के लिए सिर्फ हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। ठीक है, यदि वीडियो हमारी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करें। ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। दोस्तों आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।